हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं इटली का एकीकरण। पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्रांस की क्रांति। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो वो वीडियो को भी देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। और आज हम देखने वाले हैं इटली का एकीकरण। देखिए, पहला हमारा जो यूनिट है वो है हमारी किताब में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट। हम थोड़े टॉपिक ही कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे हमने पिछली वीडियो में फ्रांस की क्रांति देखी थी, आज हम देखेंगे इटली का एकीकरण। देखिए, इटली का एकीकरण पहले हम जानेंगे एकीकरण क्या होता है। पहले हम इटली के एकीकरण को जानेंगे। एकीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इकट्ठा करना। क्या कहलाता है हमारा एकीकरण। तो देखिए, अब यूरोप इटली की बात चल रही है तो इटली का कंडीशन ये है कि छोटे छोटे राज्य जो है उन्हें एक जगह मिलाना, ये अलग अलग भौगोलिक स्थितियों को एक स्थिति करना, या अलग अलग राजनीतिक जो स्थिति हैं उन्हें ये करना क्या कहलाता है एकीकरण। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे इटली का एकीकरण क्या है, क्या इसमें ऐसी घटनाएं घटी हैं, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, या किस किस ने अपनी अहम भूमिका इस इटली के एकीकरण में निभाई। तो देखिए, पहला हमारी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है इटली का एकीकरण। तो हम इटली का एकीकरण देखेंगे। इटली के एकीकरण के लिए मैत्सिनी, गैरिबाल्डी, कावोर, वेक्टर इमैनुअल ने अथक प्रयास किए। ये जो मतलब मैत्सिनी है, गैरिबाल्डी हैं या विक्टर इमैनुअल हैं, इन्होंने प्रयास किए कि हम इटली के जो एकीकरण है उसे कैसे एक, इटली का जो मतलब विभाजन है उसे कैसे एक कर सकते हैं, इटली के जो मतलब खंडों में विभाजित है उसे कैसे एक कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने अथक प्रयास किए, मतलब ज़्यादातर प्रयास किए। हम देखेंगे कि मतलब इन्हें क्या क्या उपाधि दी गई है, क्या क्या कहा गया है इटली के इतिहास में। मैत्सिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर आप समझे कि मतलब किसी शीर्ष किसी भी मतलब धर्म हो, पैगंबर वहीं से लिया गया जो इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, तो वो शीर्ष नेतृत्व था उनका इस्लाम में, तो वहीं से लिया गया है मैत्सिनी को। इटली के एकीकरण में इनका भी क्या शीर्ष नेतृत्व रहा है। फिर जानेंगे हम गैरिबाल्डी को। गैरिबाल्डी को इटली की जो सेना थी उसका संगठन कहा गया है। इन्होंने सेना का संगठन किया था। संगठन का मतलब होता है किसी भी लोगों को जोड़ना, उनका समूह बनाना। फिर जानेंगे काबूर को। काबूर को कुशल राजनीतिक कहा है। मतलब राजनीति का मतलब ये होता है जो राजनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ रखता हो, उसे क्या कहता है राजनीतिक कहा जाता है। अगला है विक्टर इमैनुअल को इटली का भाग्य विधाता कहा जाता है। मतलब इन्होंने बताया कि इटली आने वाले दौर में कैसी होगी, उन्होंने उसका क्या बताया था भाग्य। इटली का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था जिसे निम्न सोपानों में जाना जाता है। सोपान क्या होता है, आज इसे देखेंगे कि सोपान क्या होता है। ठीक है, सोपान को चरण भी कहा जाता है। अगर आप जाने कि चरण का भी कहा जाता है किसको, सोपान को। तो क्वेश्चन ऐसा हम एक नंबर में हमसे पूछा जा सकता है कि इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें कितने सोपान हुए या कितने सोपानों में संपन्न हुई। तो इसका आंसर है 4। इसका सही आंसर क्या है, 4 सोपानों में क्या हुई, संपन्न हुई। ये 4 सोपानों में इटली का एकीकरण जो हुआ था, या इटली एक हुआ था, वो कितने में हुआ था, 4 में। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था। ये क्वेश्चन ये भी दे सकता है शब्द कि इटली का एकीकरण कितने सोपानों में हुआ। ये भी दिया जा सकता है कि इटली का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो आज हम देखेंगे पहला चरण क्या था, कि पहले चरण में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जो इटली के एकीकरण के लिए काफ़ी जिम्मेदार साबित हुई। तो हम जानेंगे प्रथम सोपान या प्रथम चरण। प्रथम चरण में है वियना कांग्रेस। देखिए, वियना एक जगह का नाम है, और कांग्रेस आपने देखा होगा भारत में भी कांग्रेस है। कांग्रेस का अर्थ होता है, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। क्या होता है, लोगों का समूह। इसका मतलब होता है कांग्रेस का लोगों का समूह। वियना कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार इटली एक भौगोलिक इकाई मात्र बन गया था। मतलब इटली की जो सीमा थी वो सिर्फ
इटली की जो सीमा थी वो सीमा बनकर रह गई थी, जबकि उसमें कोई गतिविधि ऐसी या कोई भी क्रांति नहीं हो रही थी। तो इसमें ही आगे देखिए क्या है, इटली के छोटे छोटे राज्यों की जनता राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण होकर अपनी एकता और स्वतंत्रता की इच्छुक थी। देखिए होता क्या है कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उसके क्या होती है, अलग अलग उस पर शासक होते हैं, अलग अलग शासन करने वाले होते हैं, तो वो अपने तरीके से शासन करते हैं। उसे ही लोगों में भावना ऐसी जागृत हुई कि वो राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता के लिए इच्छुक हुई। किंतु इटली के राज्यों में निरंकुश शासक अपनी सत्ता को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए इस बात को हम कहीं ना कहीं अपना इतिहास है भारत का, उसे भी हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों का टाइम था तो भारत में जो शासक थे वो या जो राजा थे वो अपना शासन स्थापित करे रहना चाहते थे, जबकि वो राष्ट्रीय जो स्वतंत्र राष्ट्र था उसे बनाना नहीं चाहते थे। काफ़ी अंग्रेज़ों का साथ, काफ़ी राजा ऐसे थे, शासक ऐसे हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ भी दिया था। तो यही कंडीशन कुछ सेम यहाँ भी है कि जो निरंकुश शासक थे वो अपनी सत्ता त्यागना नहीं चाहते थे। देखिए और देखेंगे हम इसमें क्या है प्रथम सोपान में। आज हम प्रथम सोपान ही देखेंगे। इटली के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन प्रारंभ किया। इटली के देशभक्तों ने, सही है, देशभक्त जैसे हमने अभी देखा मैथ्सनी, गैरिबाल्डी, काबोरी या विक्टर एमानुएल। इटली का एकीकरण प्रारंभ किया। कारोबारी संगठन के सदस्यों ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए, किंतु 1848 तक उन्हें सफलता न मिल सकी। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है शॉर्ट में कि प्रथम सोपान में ये डेट दी जा सकती है और उसमें पूछ लिया जा सकता है कि कब तक जो इटली का एकीकरण था उसमें कारोबारी संस्था को कब तक सफलता ना मिल सकी। फिर देखेंगे देशभक्त मैसनी ने नेपल्स और सिसिली विद्रोह को सफल बनाने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु उसे अपने लक्ष्य में सफलता न मिल सकी। देखिए नेपल्स जो है ये एक जगह का नाम है और सिसिली भी क्या है, एक जगह का नाम है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर विद्रोह शुरू किया। विद्रोह होता है किसी भी शासक या किसी भी सरकार के प्रति गुस्सा अपना जाहिर करना, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्रोह। तो विद्रोह में मार तोड़ भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उसे सफल बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जिसमें उन्हें सफलता ना मिल सकी। तो ये था हमारा आज का प्रथम सोपान। देखिए हमें इसे जैसे मैंने बताया 4 सोपान है, इसे हम छोटे छोटा भागों में देखेंगे कि पहले सोपान में क्या हुआ, दूसरे सोपान में क्या हुआ, तीसरे सोपान में क्या हुआ और चौथे सोपान में क्या हुआ। छोटी छोटी वीडियो के साथ में जैसे छोटी छोटी वीडियो में इस क्लास को लेकर हम बनाएंगे जिसे आप आसानी से लिख सकें अपनी कॉपी में और याद कर सकें। और नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो नोट्स से की जाती है। तो आप जितना मैंने आज पढ़ा दिया इसका नोट्स बनाइए, और अगर आपने फ्रांस की क्रांति अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी देखें और उसे भी नोट करें। तो ये आपकी आज की क्लास हमारी कैसी लगी, जुड़े रहिए एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।